स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिवॉल्यूशन डिप्लोमा में। उम्मीद है आप लोग लॉकडाउन में अपने घर पे खुशल से होंगे और सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आज हम लोग आप लोगों ने हमारे चैनल पे इतना जो प्यार दिया है उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं थर्मल इंजीनियरिंग के अंतर्गत। थर्मल इंजीनियरिंग के अंतर्गत हमने पिछले क्लासेस में प्रॉपर्टीज़ को कवर किया था, बाउंड्रीज़ को कवर किया था। अब हमारा अगला टॉपिक है एनर्जी का। आप लोगों के बहुत सारे फ्रेंड्स जो इस चैनल पर जुड़ चुके हैं, उनके अलावा जो फ्रेंड्स आपके इस चैनल पर नहीं जुड़ पाए हैं उनको आप लोग इस चैनल से जुड़ने के लिए बताइए और उनको बताइए कि यहाँ पे एक अच्छे कंटेंट और डिप्लोमा की कंटिन्यूअस क्लासेस मिल रही हैं। इसके अलावा बहुत जल्दी हम आप लोगों के लिए कुछ और नए फैकल्टी मेंबर्स लेके आने वाले हैं जो आपके लिए लगातार कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी एक क्लास रिवॉल्यूशन डिप्लोमा में थर्मल इंजीनियरिंग इंग्लिश की क्लास। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है। टॉपिक क्या है आज का हमारा? एनर्जी। और हम लोग कवर करेंगे आज एनर्जी और लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। तो सबसे पहले हम समझते हैं एनर्जी। एनर्जी मतलब हिंदी में कहे तो ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? द कैपेसिटी टू डूइंग वर्क, यानी कि काम करने की क्षमता क्या है? हमारी ऊर्जा है। मान लीजिए कि आप मार्केट में लेके जाते हैं 100 रुपये का नोट और उससे लेके आते हैं मार्केट से सब्जियां, तो क्या है आपके पास कैपेसिटी कितनी है? अभी 100 रुपये है, 100 रुपये से आप सामान खरीदते हो, यानी कि आपकी टोटल कैपेसिटी कितनी है किसी भी काम को करने के लिए? तो उसको क्या कहते हैं? एनर्जी। एनर्जी यानी कि कैपेसिटी टू डूइंग वर्क। अब इसको क्या कहते हैं? किसी भी कोई भी आदमी की कैपेसिटी हो सकती है कि वो एक दिन में 100 ईंटें ढो सकते हैं। एक मजदूर की आपकी कैपेसिटी हो सकती है कि आप एक दिन में 3 से 4 लेसन कवर कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ऐसे ही सबकी कैपेसिटी क्या होती है? अलग अलग डिफरेंट होती है। अब कैपेसिटी के बाद से एनर्जी को क्या करते हैं? एनर्जी को हम लोग फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी एंड एक्सटर्नल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी और एक्सटर्नल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या है? एनर्जी एसोसिएटेड विथ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से किसी भी एटम्स या मॉलिक्यूल के अंदर, यानी किसी भी मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम देखने की तरफ चलें तो क्या होगा? एटम होगा। एटम को ऐसे फर्दर भी डिवाइड किया जा सकता है, बट एटम को क्या मानते हैं हम? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल मान के चलते हैं। और एटम को हम लोग, एटम के अंदर जो एनर्जी एसोसिएट होगी, यानी कि उसके पास अपने ही रहेगी, पहले से ही रहेगी, उसको क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी। एक एग्जांपल आप समझ सकते हो। मान लीजिए कि आप मार्केट जाते हो, मार्केट से डेली सामान लेके आते हो, आपके पास कुछ पैसे डेली बच जाते हैं। डेली बच जाते हैं तो क्या होगा? आपको मतलब आपकी मम्मी ने फोन कर दिया, आप मार्केट में हो कि ये सामान लेके आना उधर से, तो आपके पास क्या है? पहले से ही कुछ पैसे बचे हुए हैं, उसको क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी। यानी कि जो पहले से ही मॉलिक्यूल या एटम के पास जो एनर्जी पड़ी हुई है उसको कहते हैं इंटरनल एनर्जी। इसको डिफाइन करेंगे, द एनर्जी एसोसिएटेड विथ मॉलिक्यूलर मोशन, एसोसिएटेड विथ मॉलिक्यूलर मोशन एंड दिस इज यूटिलाइज्ड टू डूइंग वर्क। यानी कि ये मेनली क्या होती है? काम करने के लिए यूज की जाती है और स्टोर्ड होती है विथ मॉलिक्यूलर मोशन एंड स्टोर्ड इन मॉलिक्यूल्स। अब ये स्टोर भी कहाँ होगी? स्टोर भी होगी तो जाहिर सी बात है एटम या मॉलिक्यूल की वजह से हो रही है, तो ये एनर्जी स्टोर भी कहाँ पे होगी? एटम या मॉलिक्यूल के अंदर ही होगी, कभी भी स्टोर होगी। तो इस एनर्जी को क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के अलावा इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इंटरनल एनर्जी को समझने के लिए, इंटरनल एनर्जी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? मान लीजिए आप एक O2 है, 2 O2 कैसे कनेक्ट होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, हम लोग जानते हैं। इंटरनल एनर्जी क्या हो सकती है? मान लीजिए कि 2 O2 का बॉन्ड टूट गया, अब इसमें से कौन कौन सी एनर्जी रिलीज होगी? पहला तो रिलीज होगी वो क्या होगी? एनर्जी क्या होगी? सबसे पहले रिलीज होगी इसके बॉन्ड टूटने की वजह से बाइंडिंग
बाइंडिंग एनर्जी। सबसे पहले बांड टूट रहा है तो बाइंडिंग एनर्जी। दूसरा क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी के अलावा दूसरा होगा लैटिस एंथैल्पी। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने लैटिस एनर्जी के बारे में या लैटिस एंथैल्पी के बारे में पढ़ा होगा पहले की क्लासों में, 11th या 12th में। तो लैटिस एनर्जी। और तीसरी एनर्जी होगी जो सबसे लास्ट एनर्जी होगी, वो क्या कि इसके न्यूक्लियस में तो भाई एनर्जी रहती है ना, हम तो ये भी मानते हैं कि न्यूक्लियस टाइटली बाउंड करता है, तो उसकी वजह से होगी न्यूक्लियर एनर्जी। यानी कि न्यूक्लियस एनर्जी, यानी कि 3 प्रकार की एनर्जीज क्या होंगी, एक O2 मॉलिक्यूल के टूटने की वजह से रिलीज हो रही है, या कि ये क्या है, अंदर की एनर्जी है, ये क्या हम बाहर से तो इनको प्रोवाइड कर नहीं रहे हैं, तो ये हो गई इंटरनल एनर्जी। अब आते हैं भैया हम लोग अपने एक्सटर्नल एनर्जी वाले टॉपिक पे। अब एक्सटर्नल एनर्जी होती क्या है, एक्सटर्नल एनर्जी को हम समझने की कोशिश करें। एक्सटर्नल एनर्जी ये ठीक उसी तरह से है कि मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हो और आपका फ्रेंड है वो आपको पैसे दे दे रहा है। पैसे दे रहा है किस लिए, काम करने के लिए ही। मान लो आप मार्केट जा रहे हो, मार्केट से बुक लेके आने वाले हो, और उसी टाइम आपका फ्रेंड क्या कर देता है, कोई एक्सटर्नली आपको कुछ दे देता है, यानी कि देता है कि 200 रुपये लो और मेरे लिए भी ये बुक लेते आना। तो वो क्या है, काम तो आप कर रहे हो, बट वो क्या हो रहा है, सोर्स आपको एनर्जी क्या है, कैपेसिटी आपकी कहाँ से मिल रही है, बाहर से मिल रही है। तो ऐसी एनर्जी को कहते हैं एक्सटर्नल एनर्जी। ये क्या है, एक एनर्जी क्या होती है, अधिकतर या तो हीट या फिर कुछ भी फॉर्म में दी जाती है। तो इसको लिखेंगे तो एनर्जी रिसीव्ड बाय ए सिस्टम टू increase its internal energy and make himself to performing a work। अब भैया इंटरनल एनर्जी बढ़ गई तो क्या होगा, सिस्टम अपने पास स्टोर तो रखेगा ही नहीं, और मेक इट सेल्फ हो जाएगा, मेक इट सेल्फ टू परफॉर्मिंग वर्क is known as external energy। एक्सटर्नल एनर्जी क्या होता है कि वो होती है एनर्जी क्या, स्टोर तो होती है बट बाहर से मिली हुई होती है। इसको अगर हम दूसरे टर्म्स में डिफाइन करने की कोशिश करें तो इसको दूसरे टर्म्स में डिफाइन क्या करते हैं, मान लीजिए कि कोई भी जो मैटर है उसका वॉल्यूम क्या है V, और हम उसको एनर्जी यानी कि एनर्जी दे रहे हैं प्रेशर के फॉर्म में यानी कि P, तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल एनर्जी इज इक्वल टू V इंटू P, और ये हो जाएगा एक्सटर्नल एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू V, यानी कि प्रेशर जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके साथ जो वॉल्यूम है उसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। यानी कि दूसरे टर्म्स में इसको डिफाइन हम कर सकते हैं इस रूप में कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम is known as external energy। ठीक, अब एक्सटर्नल एनर्जी के बारे में आप लोगों ने समझ गए होंगे, तो आप समझ लिया होगा। तो अब चलते हैं आगे, जो हमारा ये तीसरा टॉपिक है। अब ये क्या है, ये है हमारा एनर्जी से ही रिलेटेड, और ये टॉपिक है एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है, अब एंथैल्पी को अगर आप लोगों को बीच में नोट करना होता है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हो। और तीसरा टॉपिक है हमारा एंथैल्पी। इसको अगर जनरली हम समझना चाहें तो इसको क्या कह सकते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। क्या, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम।
अब टोटल एनर्जी में भैया क्या क्या आएगा, टोटल मान लो कि आपके पास आपके दोस्त ने भी पैसे दिए और आप बुक लेने जा रहे हो और आपके पास भी आपके पैसे बचे हुए हैं, तो टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल आपके पास पैसे कितने हो गए, यानी कि मतलब बाहर से मिले हुए पैसे और प्लस जो आपके पास अपने पैसे बचे हुए थे वही दोनों तो मिला के आपके पास टोटल पैसे हो गए, यानी कि द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी and external energy is known as एंथैल्पी या टोटल एनर्जी। एंथैल्पी को क्या कहते हैं, द सम ऑफ टोटल एनर्जी, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस एक्सटर्नल एनर्जी, यानी कि वो हो गई आपकी क्या, एंथैल्पी। और इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल एच से। तो कैपिटल एच इज इक्वल टू क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी प्लस एक्सटर्नल एनर्जी। अब इसको ऐसे लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल U से और ये हो जाएगा आपका PV। ये हो गया आपका एंथैल्पी का फार्मूला, यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम किससे हम निकालते हैं, इससे ये हो गया आपका इंटरनल एनर्जी और ये हो गया एक्सटर्नल एनर्जी, यानी कि एक्सटर्नल एनर्जी इज इक्वल टू हमने पढ़ा था अभी P इंटू V, यानी कि ये हो गया आपका एंथैल्पी या टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अगर हम आगे बढ़े तो अब बात करें लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, तो थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत कितने लॉज हैं, अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स की तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कुल मिला के 4 लॉज हैं। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे हम लोग और बहुत ही सिंपल वे में आपको लोग समझने की कोशिश करेंगे। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, टोटल मिला के कुल मिला के 4 लॉज हैं, 4 लॉज। पहला क्या है, सबसे पहले क्या, पहले अगर बात करें तो जब लॉज दिए गए थे तो सबसे पहले 3 लॉज इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे। उसके बाद से R.H. फॉलेन जो एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट हैं, वो R.H. फॉलेन ने क्या किया, 0th लॉ को इंट्रोड्यूस किया। तो वो क्या था कि सबसे बेसिक लॉ था और हर लॉ में उसका यूज कहीं ना कहीं होने वाला था पूरे थर्मोडायनेमिक्स में, तो इसीलिए इस लॉ को क्या कर दिया गया, 0th लॉ। तो शुरू करेंगे हम लोग, तो सबसे पहला हमारा क्या होगा, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगला क्या है आपका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड द नेक्स्ट वन इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। And the last one is third law of thermodynamics. अगर हम बात करें शुरुआत की तो आज हम कवर करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगले नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम लोग क्या कवर करेंगे, इस वाले टॉपिक को, यानी कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम लोग कवर करेंगे 0 से लेकर सेकंड लॉ तक। 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए आपको एक सिंपल एक परिवार की अरेंजमेंट को समझना होगा। जैसे कि मैं कहता हूँ क्या हरदम आप लोग अपने यहाँ क्या एग्जाम्पल को अपने आसपास या अपने घर में ढूंढने की कोशिश करो। 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आपका जो पहला टॉपिक है वो क्या है, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको समझने के लिए एक सिंपल सा अरेंजमेंट आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि आपकी फैमिली के अंदर कुल कितने मेंबर हैं, 3 मेंबर। 3 मेंबर हैं, 3 मेंबर में मान लो कि एक आप हो, एक हो गए आपका भाई और एक हो गई आपकी भाभी।
बहुत सारे लोग की भाभियाँ होंगी, बहुत की नहीं होंगी, तो वो भी मान लें कि उनके यहाँ भी क्या है, भाभियाँ हैं। मान लो आप बहुत ज़्यादा चाय पीते हो, दिन में कई बार चाय पीते हो, दिन में 4, 5, 6 या 10 चाय पी लेते हो। चाय पीने से आपके घर वाले क्या हैं, परेशान हो गए हैं, परेशान हो गए। एक टाइम क्या होता है, ऐसा टाइम आता है जब आप अपने घर पे चाय मांगते हो और आपकी भाभी क्या करती है, आपको सुबह वाला चाय दे देती है और वहीं बस 2 कप चाय बनाती है और वो चाय किसको देती है, आपके भैया को, और खुद लेती हैं। और उस चाय का टेम्परेचर मान लो कि आपके पास 60 डिग्री सेल्सियस है, 60 डिग्री सेल्सियस है। और वहीं अगर जो चाय आपको मिलती है वो चाय सुबह से रखी पड़ी है, यानी कि उस चाय का टेम्परेचर कितना हो गया, उस चाय का टेम्परेचर है मान लीजिए 30 डिग्री, 30 डिग्री तो होगा नहीं, वैसे 20 डिग्री सेल्सियस मान के चलो। अब 20 डिग्री सेल्सियस की चाय मिली है आपको, यानी कि वो एकदम आपको कैसे लग रही होगी, नॉर्मली सीधा जो रूम टेम्परेचर पे पानी होता है उसके आसपास आपको चाय लग रही होगी। और जो भैया भाभी की चाय वो क्या है, ज़्यादा गर्म है, पीने में इंटरेस्टिंग होगी। ऐसा चीज़ को आपके भाई देखते हैं और आपके भाई क्या करते हैं, 3 कप जो चाय पड़ी हुई है तीनों को एक ही में मिला देते हैं। तीनों को एक ही में मिलाने पे क्या होगा, आप लोगों को जनरली पता होगा कि क्या होगा कि छोटे वाले जिस कप में चाय ठंडी थी, यानी कि आपकी चाय जो ठंडी हुई थी, वो भी चाय का टेम्परेचर बढ़ के कहीं ना कहीं 40 के आसपास, 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास या 50 के आसपास पहुंच जाएगा। यानी कि कुल मिला के कहने का कॉन्सेप्ट क्या है, आपकी चाय का भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यही है हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये लॉ क्या कहता है, अगर 3 बॉडी हैं, कोई भी 3 बॉडी पड़ी हुई हैं, ए, बी और सी, 3 बॉडी पड़ी हुई हैं, तो क्या है, 3 बॉडी से कहने से हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर 2 बॉडी ए और बी एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम अभी बताएंगे थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, ए और बी एक दूसरे से इन थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी किसी तीसरे बॉडी सी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये क्या होगा कि ए और सी एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम में जुड़े हुए होंगे। यही कहता है आपका जो से जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। यानी कि इसके हिसाब से ये कहना क्या चाहता है, कि ये कहना चाहता है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की क्या, कि आपकी जो ए और बी, आप थर्मल इक्विलिब्रियम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम से हमारा मतलब क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, उष्मीय साम्यावस्था। उष्मीय साम्यावस्था मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब कि अगर 2 बॉडी एक दूसरे के साथ सेम टेम्परेचर पे हैं, यानी कि उनके बीच में टेम्परेचर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, उनके बीच में हीट का फ्लो नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन को कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी कि जिस कंडीशन में हीट का फ्लो ना हो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, उस कंडीशन को कहते हैं क्या, थर्मल इक्विलिब्रियम। उसके बाद से आता है हमारा जो ये आते हैं इसी टॉपिक पे, तो ये क्या है, मान लीजिए कि ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि इनके बीच हीट फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये मान लीजिए कि जनरली 40 डिग्री सेल्सियस पे गर्म है दोनों। और बी क्या कह रहा है कि बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, यानी कि इसके भी तो टेम्परेचर सेम हो, यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस पे ये भी हो जाए, तो इन प्रैक्टिकली हम समझ लेंगे कि क्या फिर से सी तो ए के बराबर हो गया। यानी कि यही है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी कि आपको क्या है कि तीनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम दिखाई दे रहा है या एक दूसरे के कहें तो बराबर हो जा रहा है, इसको कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद आता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अगर इसकी वो लिखना चाहें, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थ्योरी लिखना चाहें, तो बहुत ही सिंपल है, आप लोगों में से कोई भी लिख सकता है, अगर जो इंग्लिश पढ़ने वाले होंगे वो लोग। इफ 2 बॉडी ए एंड बी आर in thermal equilibrium with each other and B is also in thermal equilibrium with another body C, then A and C are also in thermal equilibrium
ठीक है, यही है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? यही है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इसको दिया था आपको एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट हैं, क्या नाम क्या है उनका? R.H. फॉलन। उनका नाम क्या है? R.H. फॉलन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस लॉ को इंट्रोड्यूस किया था। और ये लॉ है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद से हम चलते हैं और आगे आपका पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब आता है आपका पहला लॉ, और जो है क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने 9th स्टैंडर्ड के अंदर क्या पढ़ा होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सेम वही लॉ है, क्या है? लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? वही लॉ है, सेम लॉ है। और इसके अंतर्गत ये आपको क्या बताया गया है? ये बताया गया है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कि ना ही ऊर्जा को बनाया जा सकता है और ना ही उसको एक फॉर्म से उसको नष्ट किया जा सकता है, उसको बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। एनर्जी को क्या किया जा सकता है? बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। ये क्या है आपका? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी कि ये क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो स्टेटमेंट है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड से मतलब क्या है? अगर आप जनरली आप देखते होंगे कभी कभी क्या होता है, एनर्जी को नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब आप लोग कभी दौड़ते होंगे तो ये देखते होंगे आप लोग क्या होंगे, दौड़ते दौड़ते थक जाते होंगे। यानी कि आप जनरल टर्म्स में क्या कहते होंगे, जनरल लैंग्वेज में बात करते हैं तो कि हमारी एनर्जी क्या हुई? खत्म हो गई। अब एनर्जी खत्म हो गई तो यहाँ पे तो ये लॉ तो पूरा उसका उल्टा कह रहा है क्या कि एनर्जी को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। तो ये कैसे हुआ कि जैसे ही आप दौड़ते हैं तो क्या होता है, एटम्स के जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स हैं वो क्या है, आपको अपोज करते हैं। वो आपको अपोज करते हैं, उसके बाद क्या होता है, उनके अलावा आपकी जो बॉडी होती है वो हीट होती है, आपकी बॉडी से पसीना निकलते हैं। यानी कि आपकी एनर्जी कहीं हीट एनर्जी के रूप में, कहीं रेजिस्टिव एनर्जी के रूप में, तो कहीं खुद को आगे बढ़ाने के लिए एनर्जी क्या होती है, एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र होती जाती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा क्या होता है, दूसरा जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं आप, क्या होता है, कोयला लेते हैं एग्जाम्पल। कोयला को काला सोना भी कहा जाता है। ये मतलब हमारा वो टॉपिक नहीं है, लेकिन कोयला क्या है, कोयला को जैसे ही हम लोग बर्न करते हैं तो क्या मिलती है हमको, हीट एनर्जी मिलती है। हीट एनर्जी से फिर कोयले से हम लोग क्या करते हैं, बिजली भी उत्पन्न कर लेते हैं, खाने भी बना लेते हैं, या फिर जो जिस फॉर्म में मन करता है हम इसी एनर्जी का उस फॉर्म में यूटिलाइज करके यूज करते हैं। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। और यहीं से कॉन्सेप्ट निकलता है आपका इंटरनल एनर्जी का, जो कि होता है Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा E। यानी कि हमको जब भी कभी भी काम करेंगे तो क्या होगा, हमारा पूरा वर्क डन तो होगा, साथ ही साथ कुछ एनर्जी क्या होगी, रिलीज भी होगी। यानी कि Q माइनस जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं उससे वर्क को निकाल दे तो हमको क्या होगी, रिलीज हुई एनर्जी हमको प्राप्त हो जाएगी। यानी कि हमारी जो एनर्जी जो हमारी डिस्ट्रॉय हुई है वो वाली एनर्जी हमको मिल जाएगी। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी कि ये लॉ क्या कहता है कि कभी भी एनर्जी को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो आज की वीडियोस बस इतनी ही थी। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम आगे की सेशन में कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो एक बार जोरदार शेयर करिए और बहुत अच्छे से जल्दी से सब्सक्राइब करिए, और अपने और भी फ्रेंड्स जो आपके इस चैनल पर नहीं जुड़ पाए हैं उनको जोड़ने की कोशिश करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।